हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं पंतनगर हिंदी सेकेंडरी स्कूल घाटकोपर ईस्ट से शरद कोहली आज हम जो लेसन लेने वाले हैं उस लेसन के बारे में हम अभी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा या नोटबुक होगी तो पास में रखिए। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो जानकारी के तहत आप कुछ सवाल आपको पूछने रहे तो लास्ट के 10 मिनट के बाद हमें सवाल पूछ सकते हैं। बीच में कोई भी माइक ऑन करने की कोशिश ना करे, ठीक है? हेलो, आज जो हम लेसन पढ़ाने जाने वाले हैं उस लेसन में लेसन का क्रमांक 4 चौथा पाठ हम देखने जा रहे हैं। बाह्य प्रक्रिया भाग 2। उसमें आपने पहले भाग 1 में भी कुछ जानकारी आपने लिया होगा बाह्य प्रक्रिया के बारे में। उसी के तहत आज का जो हमारा पाठ है उस पाठ के संदर्भ में मैंने कुछ पीपीटी बनाया हुआ है। वो पीपीटी के द्वारा आपको कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश करने वाला हूँ। और इसी में ये पाठ शुरू करने से पहले मैंने आपको मेरा परिचय दिया है कि मेरा नाम शरद कोहली है, पंतनगर हिंदी मनपा शाला घाटकोपर से हूँ। आज हम बाह्य प्रक्रिया में पवन के कार्य यो बहुरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर उससे पहले आपने नदी का हिमानी का कार्य देखा होगा। उसमें अपक्षरण, वहन और निक्षेपण के कार्य के बारे में जानकारी होगी। इसके अनुसार हमारा जो आज का पॉइंट है वो पॉइंट से लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारियां बाह्य प्रक्रिया के संदर्भ में और उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अपक्षरण है, वहन है, निक्षेपण है, इनके बारे में हम परिभाषा देखते हैं। और इसी में पहला जो है, ये पाठ पढ़ते समय हमें कोई भी चीज या कोई भी वस्तु के जो अपक्षरण किस तरह का होता है, उसका वहन किस तरह का होता है, और लास्ट में जो निक्षेपण जो होता है वो निक्षेपण किस तरह का होता है। और ये बाह्य प्रक्रिया में इसी को ज्यादातर महत्व दिया जाता है। जो भी बच्चों को अपक्षरण क्या होता है और ये बात समझ में आ गई तो वो आसान से बाह्य प्रक्रिया के कोई भी क्वेश्चन पर आंसर लिख सकता है। वहन के बारे में भी उसकी परिभाषा अच्छी तरह से जान लेना। ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया है, अपक्षरण, वहन और निक्षेपण, इनकी परिभाषा और कार्य क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले जानकारी लेंगे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली जो परिभाषा है वो परिभाषा इस तरह की है कि अपक्षरण मतलब क्या।
अपक्षरण की परिभाषा क्या है? अपक्षरण मतलब भौगोलिक कारकों से कोई भी चीज या वस्तु का क्षीण होना या होने की क्रिया को अपक्षरण कहते हैं। मतलब हम देखते हैं अपक्षरण मतलब कोई भी चीज पर जो आघात होता है या वस्तु पर आघात होता है और वो छीन बीन हो जाती है, ऐसी क्रिया जो होती है उसे अपक्षरण कहा जाता है। दूसरा जो है वहन की परिभाषा के बारे संदर्भ में कि किसी वस्तु या चीज या अपनी क्षमता से बहा के लेके जाने की क्षमता जो चीज में रखते हैं या वो चीज जो होती है क्षमता रखने वाली जो चीज होती है उसे वहन कहते हैं। मतलब आसान से समझाने की बात यह है कि कोई भी चीज अपनी वस्तु या से क्षमता से जो भी बहा के लेके जाता है कोई भी चीज को, वो उसको वहन कहते हैं। और तीसरी जो परिभाषा है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब ये है कि बहते जल, हवा, हिमानी या समुद्री ज्वार द्वारा परिवहित कुछ पदार्थ का एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जमा हो जाना उसे निक्षेपण कहते हैं। मतलब आसान से कहा जाए कि निक्षेपण का मतलब ये होता है कि संचयन होना। एक आधी चीज बहा के जहां पर उसका स्पीड या गति कम हो जाती है और वहां पर वो स्थिर हो जाता है, कोई पदार्थ हो या वस्तु हो, वैसे चीज या वस्तु को संचयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और ये स्लाइड में मैंने तीनों जो परिभाषा आपको दिखाई है वो तीनों परिभाषाएं आप अपने नोटबुक में भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट in this part lesson। बट इसमें ये तीनों चीजें जिसने भी समझ ली कि बाह्य प्रक्रिया का पार्ट जो है वो उसने समझ लिया। अपक्षरण, वहन और निक्षेपण। हमने पवन के कार्य के संदर्भ में जानकारी लेने से पहले मैंने ये तीन चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अपक्षरण से कोई भी चीज का घर्षण जो हो जाता है वो घर्षण होने की क्रिया को अपक्षरण कहा जाता है। और वहन की क्रिया जो रहती है वो वहन की क्रिया मतलब है बहा के लेके जाने वाली क्षमता जो रखता है उसको वहन कहा जाता है। और निक्षेपण मतलब संचयन होना, कोई भी चीज जहां पर उसको जलद गति से जब बहा के लेके जाती है और जहां उसका स्पीड कम, गति कम हो जाती है और वो स्थिर हो जाती है वो चीज, तो वहां उसको संचयन कहा जाता है, यानी कि निक्षेपण कहा जाता है। ये तीनों परिभाषा आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम जो पार्ट या हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम इसलिए आगे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पवन के कार्य यो भूरूप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक पर मैं अभी आपको कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो तीनों चीजें हैं, क्षरण, वहन और निक्षेपण, इनके बारे में हम पवन के कार्य व भूरूप किस तरह के होते हैं, किस तरह के भू आकार तैयार होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो स्लाइड में आपको दिखाया गया है वो स्लाइड के अनुसार इस पार्ट में आपको पवन के कार्य या भूरूप किस तरह की क्रिया इनकी होती है रहती है इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहिए। पहले मतलब पवन मतलब क्या होता है? हवा। हवा की हलचल को पवन कहते हैं। हवा की हलचल को पवन कहते हैं। आपने पहले भी इसका अध्ययन किया है कि पवन एक गैस रूपी बाह्य कारक है। गैस रूपी बाह्य कारक है मतलब आपने जो पिछले पार्ट में तीसरे भाग 1 में आपने 3 चीजें और भी पढ़ी होंगी, उसमें बाह्य कारकों के बारे में जानकारी दी गई है। जो जानकारी ये है कि पवन के क्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य मुख्यतः
मरुस्थलीय ऐसी जगह पर ज्यादातर होता है। मरुस्थलीय मतलब जो अपने वाळवंट जिसे कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा उस प्रदेश के इसमें ये क्रिया एकदम तेजी से होती है, मतलब शरण और वहन और निक्षेपण का, क्योंकि हवा का तेज और रुखाव ये सबसे ज्यादा रहता है वहां पर, और इसी कारण से वहाँ शरण और वहन और निक्षेपण का ये जो क्रिया है ये मुख्यतः आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के में आपने पिछले पार्ट में ये भी देखा होगा कि इन प्रदेशों में भौतिक अपक्षयन अधिक मात्रा में क्यों होते हैं। अभी आप जानना चाहेंगे कि आपको वो कि भौतिक अपक्षयन, मैं अपने पिछले पार्ट में भौतिक अपक्षयन के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी कि उसमें बताया गया है कि 3 घटक कारक ये जो भी चीज पर आघात करते, जैसे भौतिक हो, रासायनिक हो और जैविक हो, ये तीनों घटक जो है, ये तीनों घटक सबसे ज्यादा अधिक प्रभावशाली होते हैं, और कोई भी चीज पर ये प्रभाव जितना ज्यादा डालते हैं उतना ही उसका अपक्षयन वो चीज का होता जाता है। और इसी में ये जो पॉइंट है हमारा पवन के कार्य और भूरूप में, कभी कभी वहन करते समय कुछ रुकावटें भी आती है, पर मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसी रुकावटें सबसे कम आती है। और पवन के स्थान रेत कणों का वहन भी होता है। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाते हैं, जिस स्थान पर वह पवन की गति कम होती है ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। और जिस तरह रेत के कण हवा में उड़ते हुए जब दूर स्थिर जगह पर जहां पर उसकी गति कम होती है, ऐसी जगह पर वो क्या होता है, उनका रुक जाता है या स्थिर हो जाता है उस जगह को, या उस जगह पर वो निक्षेपण होना यानी कि संचयन होना की क्रिया वहां पर होती है। इसी प्रकार हम पवन, शरण, वहन, निक्षेपण के बारे में जो जानकारी ले रहे हैं वो इस तरह मैंने आपको इसीलिए पहले ही तीनों चीजों की परिभाषा इसलिए समझाई कि शरण और वहन और निक्षेपण, इस पर ज्यादा जोर देना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु पर जो प्रभाव पड़ता है या उसे बहा के हो या कुछ आघात हो कोई भी चीज पर, तो ऐसी चीजों का क्रिया ये शरण, वहन और निक्षेपण की क्रिया पर डिपेंड करता है। और इसी में पवन का जो के कार्य या भूरूप किस तरह के उनके कार्य चलते हैं, हवा के इससे जो कार्य, वो हवा क्या क्या कार्य करती है और किस तरह के भू आकार के भूरूप तैयार होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला है पॉइंट, अभी स्लाइड आप ये देख सकते हो, पवन का निक्षेप, हाँ सॉरी, पवन का शरण कार्य इसमें दिया गया है कि पवन का शरण कार्य मतलब क्या है, अपक्षरण। अपक्षरण मतलब घर्षण होने वाला कार्य क्या है, हवा से कौन कौन सी चीज पर कैसे आघात होता है या उसका घर्षण होता है और किस तरह के आकार तैयार होते हैं या भूरूप तैयार होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पवन अपने साथ छोटे छोटे आकार के रेत के कण, पत्थर आदि पदार्थों पर बहा ले जाते हैं। हवा क्या करती है, छोटे मोटे जो पत्थर रहते हैं या आकार के रेत के कण रहते हैं, वो कणों को वो अपने साथ में हवा, कोई भी पदार्थों को, जितना स्पीड हवा का रहता है वो स्पीड में वो कोई भी पदार्थों को बहा के लेके जाता है। और वही पवन मार्ग में आने वाली चट्टानों पर भी ये पदार्थ पर घिसने अथवा पटकने से चट्टानों का अपक्षरण हो जाता है। और ये चीजें हवा से जो बहा के लेके जाने वाली जो कण या पदार्थ रहते हैं, वो कभी कभी चट्टानों पर जब टकराते हैं तब उनका घिसना, घर्षण होना, इस तरह की क्रियाएं ये जो होती है इसे अपक्षरण कहा जाता है या अपक्षरण उनका होता जाता है।
इससे उससे अभी कौन से प्रकार के आकार या भूरूप तैयार होते हैं? ऐसे घर्षण होने के कारण से कौन से प्रकार के आकार या भूरूप तैयार होते हैं, वो देखो। पहला है, उदाहरण के तौर पर भूछत्र चट्टान, मतलब हवा के तेज इससे जो पदार्थ के द्वारा उनका घर्षण होता है, रेत कणों के इसे, ये सब वहां से जो भी हवा रहती है वो हवा क्या करती है, रेत और कणों को एक साथ में अपने साथ में लेकर बहा के लेके जाती है। और जो चट्टान उस रेत के अंदर या पृष्ठ के स्थल के अंदर रहता है, उस भूस्थल के अंदर ये चट्टान को वो क्या करते हैं, नरम भाग को, पूरी परते को पूरी तरह से उसका घर्षण हो जाता है और उस तरह का भूछत्र चट्टान वो तैयार हो जाता है। आकृति में आप देख सकते हैं वैसे आगे। मैं आपको आकृति दिखाऊंगा 2 मिनट। उससे पहले आपको भूछत्र चट्टान आपको हवा के बहने से एक साथ रेत के कण कभी कभी बहते हुए, ऐसे समय में हवा के मार्ग से चट्टान आई तो हवा मार्ग बदल लेता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो हवा रहती है वो हवा चट्टानों को टकरा के अपना हवा का जो रूट है या मार्ग है वो मार्ग कैसे बदल लेता है। ये पृष्ठभाग से 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊंचे पर चारों दिशाएं पर उसका घर्षण होता है। मतलब भूछत्र कैसे तैयार होता है आपको बता रहा कि हवा के बहने से जो साथ साथ में रेत के कण भी बहते हैं और वो कण जब वो हवा का मार्ग चट्टान पर टकराते हैं, वो चट्टान को टकराने से चारों तरफ से इसका घर्षण होता जाता है चट्टानों का, और वो घर्षण क्रिया की वजह से वो छतरी जैसा आकार जो प्राप्त होता है उसे भूछत्र चट्टान कहा जाता है। ये उदाहरण आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे इसराइल, ईरान, ऐसे मरुस्थल भागों में आपको भूछत्र चट्टान देखने के लिए मिलेंगे। मतलब भूछत्र चट्टान आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, इसराइल और ईरान ऐसे प्रदेशों में, मतलब मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसे ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे भूरूप आकार। दूसरा यारदांग। यारदांग के संदर्भ में आपको बताया जाए कि यारदांग किस तरह के तैयार होते हैं, ये आपको आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में यारदांग के कि किस तरह यारदांग होते हैं। इसमें देखो आपको स्लाइड नंबर 2 में दिया, उसमें दिया है चित्र में, तो उसमें वारदांग के बारे में या यारदांग के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि यारदांग किस तरह के तैयार होते हैं, उसका भू आकार किस तरह का तैयार होता है। मरुस्थल जिस जगह पर ठोस या कठिन भाग और नरम चट्टाने लंबवत स्थिति में होता है और हवा के समांतर एक के बाद एक से जुड़े रहते हैं, हवा का अपक्षयन से नरम चट्टान का सीन होता है और चट्टान की परतें धीरे धीरे कम होती जाती है और इस तरह का यारदांग तैयार होता है। मतलब है कि कहने का मतलब ये है कि यारदांग किस तरह का तैयार होता है कि जो नरम परतें चट्टानों को होती है वो धीरे धीरे घिसने से या हवा के इससे क्या होता है, उसका घर्षण होता जाता है और ये चट्टाने जो लंबवत रहती है उनका आकार जो रहता है वो लंबा यहाँ तक रहता है, जो आप 20 सेंटीमीटर यहाँ तक उनका आकार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आकार है ये एक समांतर एक दूसरे से जुड़े जब रहते हैं और ये जुड़े हुए हवा का जो रुख जो उनके मार्ग में रहता है, वो घर्षण जब नरम भाग चट्टानों का होता है वैसे ही वो सीन होता जाता है धीरे धीरे, और कई साल और कई लाख वर्ष उसे लगता है और ऐसे में ये यारदांग उस तरह का तैयार होता है। उदाहरण के तौर पर आपको ये कहाँ यारदांग पाया जाएगा कि आशिया समुद्र के गोबी मरुस्थल में पाया जाएगा, मतलब है चीन के उत्तर गोबी के भाग में।
और दक्षिण अमेरिका के अटाकमा, ये जो है मरुस्थल, वहां पर आपको ये यारदांग देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पॉइंट है कि पवन का शरण का कार्य, इसमें ये जो भूछत्र, चट्टान और यारदांग, अपक्षरण, गड्ढे, इस तरह के भू आकार जो तैयार होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। आगे पवन का निक्षेपण, अभी हवा से उसका निक्षेपण किस तरह का होता है। देखो, ये जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, वो स्लाइड में आपको पवन के साथ में बहने वाले रेत कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें से सूक्ष्म कण अति दूर तक बहाकर ले जाते हैं और वहां उनकी तुलना में बड़े और भारी कण कम दूरी तक बहाकर लाए जाते हैं। मरुस्थलीय अथवा कम वर्षा के प्रदेश में इस रेत का निक्षेपण ज्यादातर होता है। उस कारण से कुछ विशिष्ट भूरूप की निर्मित होती है। मतलब कहा जाए कि पवन का निक्षेपण किस तरह का होता है। जो हवा अपने साथ में छोटे मोटे कण जो रहते हैं, विभिन्न प्रकार आकार के जो कण रहते हैं, वो आकारों को, कणों को अपने साथ में बहा के लेके जाती है। इससे सूक्ष्म कण भी रहते हैं, अति दूर तक उनको क्या किया जाता है, दूर तक बहा कर लेके जाती है हवा, और उन्हीं की तुलना से बड़े और भारी जो कण रहते हैं वो कम दूरी तक बहा के लेके जाती है हवा। और इसी में जब उनका संचयन होना शुरू हो, जहां हवा की गति कम होती है, वहां पर ये निक्षेपण का कार्य ये होता रहता है। और ऐसे में उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाए कि आप उर्मी चिन्ह आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये उर्मी चिन्ह क्या रहता है, उर्मी चिन्ह किस तरह का तैयार होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। मंद हवा के साथ बारीक मिट्टी, मंद हवा के साथ बारीक मिट्टी के कण और रेती के कण का संचयन होता है, उसे उर्मी चिन्ह कहते हैं। क्या उर्मी चिन्ह का मतलब के साथ बारीक मिट्टी के कण और रेती के कण का संचयन होता है, उसे उर्मी चिन्ह कहा जाता है। उसका आकार जल तरंग, लहर के जैसा होता है। आपने धूप में भी देखा होगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाए कि धूप में आप धूपकाले में आप एक आधे रास्ते से जा रहे होंगे और दूर से आपको एक पानी की लहर के जैसा, जिसे मृगजल कहते हैं, हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, मृगजल। और वो मृगजल आपको कब देखने के लिए मिलता है, जब आप धूपकाले में रास्ते से जा रहे हैं और दोपहर का समय में वो जो लहरें आपको पानी जैसा बहाव आपको जो दिखता है, वो बहाव के तरह ये उर्मी चिन्ह भी आपको जल तरंग के जैसे और लहर के जैसे आपको दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई आप देखना चाहेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर से कम होता है। जो आकार रहता है इनका, ये ऊंचाई रहती है, ये ऊंचाई में थोड़ा सा 2 और 3 सेंटीमीटर से कम रहता है। ये उर्मी चिन्ह होते हैं। ये उर्मी चिन्ह आपको कई मरुस्थल के प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। आगे आपको उदाहरण के तौर पर निक्षेपण कार्य में दूसरा जो है बरखान, टीले बरखान, ये जो है कि बरखान किस तरह के तैयार होते हैं, और बरखान के बारे में भी ये अर्धचंद्राकार आकार के होते, अर्धचंद्राकार के होते हैं, जिसमें दोनों छोरों से या दोनों साइडों से पर आगे नुकीली सींग जैसी रहती है। नुकीली सींग जैसी मतलब है कि आकार जो है उनका वो इस तरह का रहता है, जो यारदांग के जैसे आप देखने के लिए आपको मिल रहा है, वैसे ही उनके नुकीली सींग जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और लोएस मैदान, लोएस मैदान के बारे में आपको जानकारी दूं कि मरुस्थल प्रदेश में अनेक सूक्ष्म कण और दूर तक बहा के लेके जाने वाले जो भी कण रहते हैं,
वो दूर के मरुस्थल के आगे संचयन जो होता है उनका, वो संचयन होने वाली क्रिया या लेयर को ये लोएस्ट मैदान कहा जाता है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर चीन के भाग में, गोबी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि लोएस्ट मैदान किस तरह के तैयार होते होंगे। कि लोएस्ट मैदान जब आप दूर तक उस सूक्ष्म कणों को बहा के हवा लेके जाती है, और जहां पर मरुस्थल रहते हैं वो मरुस्थल के लास्ट इसमें स्तर पर ये जो लेयर तैयार होते हैं, जहां पर हवा की गति कम हो जाती है, ऐसे जगह पर क्या होता है, फिर ये ऐसा छोटा मोटा लेयर अभी तैयार होता है, और ये लेयर तैयार होने की क्रिया को ही लोएस्ट मैदान कहा जाता है। ये आपको चीन के उत्तर के गोबी भाग में, आपको मरुस्थल भाग में आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमने देखा कि पवन का जो कार्य है और कार्य से जो उसके भूरूपे तैयार हुई है, वो बहुत से भूरूपे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको ये देखो स्लाइड में भूछत्र चट्टान आपको देखने के लिए मिलेगी। वहां पर मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी है कि भूछत्र चट्टान, वालुकागिरी, उर्मी चिन्ह, इस तरह के जो भू आकार है ये हवा के कार्य से होते हैं। और जहां तक शरण और भरण, शरण और वहन और निक्षेपण, ये जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं की वजह से ऐसे भूछत्र चट्टान, वालुकागिरी, बरखान, उर्मी जैसे सैब, बालू, टीले, वारदांग, यारदांग और हमादा, ये जो तैयार होता है। आपको सवाल पड़ रहा होगा कि इसमें हमादा, हमादा क्या होता है। हमादा इज अ डेसर्ट टेरेस दैट कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट। मतलब है कि इसमें छोटे मोटे जो कण रहते हैं और चट्टानों के, वो कणों को एरिया पूरी तरह से क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। मतलब है कि ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर रहते, सैंड, डिवाइड ऑफ सैंड, और रेत को साइड में रख, रेत पर पड़े रहते हैं, जमा रहते हैं, ऐसे इसको हमदा कहा जाता है। जो पत्थर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि हमादा ये जो है, जो रेत के कण भी पड़े हैं और छोटे मोटे जो पत्थर है, वो पत्थर भी आपको देखने के लिए मिले, ये अपक्षरण का ही एक भाग है। और इसी तरह ये जो आपका पवन का शरण और कार्य, निक्षेपण का कार्य हम देखे हैं, इसमें इस तरह के ये भू आकार आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ जानकारी आपको, हाँ देखिए, इसमें सैब बालू के टीले के बारे में आपको जानकारी दे दूं। आप ऊपर आकृति आपने देख सकते हैं, उसमें दिया है कि सैब बालू के टीले ये अबू धाबी में आपको देखने, मरुस्थल भाग जो है अबू धाबी का, वो मरुस्थल भाग में आपको अबू धाबी में ये सैब बालू के टीले जैसे जो आकार आपको देखने के मिल रहे, ये निक्षेपण का कार्य है। जो हवा दूर तक अपने रेत के कणों को बहा के लेके जाती है, और ऐसे लास्ट में गति जहाँ पर हवा की कम होती जाती है, वहां पर ये ऐसे सेब बालू के टीले जैसे, सेब मतलब क्या है, एक ही आकार जैसे, ऐसे सेब आकार के ऐसे बालू टीले तैयार होते हैं। और ये बालू टीले आपको अबू धाबी के मरुस्थल भागों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह ये जो पॉइंट है हमारा कि पवन के कार्य और भूरूप, इसमें आपको भूछत्र चट्टाने ऐसे आकार के, वालुकागिरी, बरखान, उर्मी से बालू के टीले, यारदांग, हमादा, इस तरह के ये जो भूरूपे, ये पवन के कार्य से या हवा के कार्य से ये भूरूप तैयार होते हैं। मैंने आपको इस पार्ट में इसीलिए पहले ही आपको एक जानकारी दी है कि
कोई भी चीज पर जो आघात होता है उस आघात का कारण ही उसका घर्षण होना या अपक्षरण होना, वही चीज जो तैयार होती है या वो घर्षण होकर जो आकार उसको प्राप्त होता है, वो आकार प्राप्त होने के कारण से ये जो कार्य हवा करती है और ये इस तरह के भूरूप तैयार होते हैं, वो आपको मैंने जानकारी देने की सब कोशिश की है। अभी आप मुझे कुछ सवाल या आपके जो भी है मन में शंका, वो मुझे आप पूछ सकते हैं। महेंद्र कल्पनाथ यादव, महेंद्र यादव, महेंद्र यादव, महेंद्र यादव कौन है? महेंद्र यादव, कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हेलो, आप म्यूट कर सकते हैं अपना ये। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। पवन का सर निक्षेपण कार्य क्या होता है? क्या क्या? पवन का निक्षेपण कार्य क्या होता है? निक्षेपण कार्य का, पवन का निक्षेपण कार्य ये होता है कि जो भारी कणों को अपनी दूरी तक बहा के लेके जाते हैं और जहां पर उसकी गति कम होती है रुक जा। और ऐसे संचयन होने वाली क्रिया को निक्षेपण कहा जाता है या पवन का कार्य कहा जाए। हाँ, हेलो, हाँ समझ सर। में आया बेटा? हाँ सर, समझ में आया। हाँ, और कुछ Yes, सवाल sir. रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चित्र में आपको या ये जो आकृति में आपको दिखाया गया है, वो बहुत सी चीजें आपको जानकारी उसकी किस तरह के तैयार होते हैं इसके बारे में जानकारी है या नहीं है? सेकंड वाला चित्र नहीं समझ आया। कौन सा नाम बोलिए बेटा? सर हाँ, उसका नाम यारदांग यारदांग था। के, यारदांग के बारे में। हाँ। यारदांग के बारे में सुनो बेटा, कैसे रहता है। मरुस्थल जिस जगह पर कठिन और नरम चट्टाने लंबवत स्थिति में होता है, जो मरुस्थल भाग रहता है ना, हाँ। उस जगह पर नरम और कठिन चट्टाने होती है और वो लंबवत, मतलब उनका आकार जो रहता है वो लंबवत लंबा रहता है। ऐसी स्थिति में हाँ। जो जहाँ पर वो रहते हैं वहां हवा के समांतर एक के बाद एक से जुड़े रहते हैं। मतलब हवा का टकराव जिस तरह का उनको उन पर आघात होता है और एक दूसरे से वो चट्टाने जुड़े रहते हैं, उससे हवा के अपक्षेपण से वो नरम चट्टाने क्या होती है, वो घर्षण होकर वो क्षीण हो जाती है और क्षीण होने के कारण से नरम चट्टानों की परतें पूरी तरह से ये हवा के रूप से या हवा के इससे टकराव से वो आगे चली जाती है और जो कठिन पत्थर चट्टाने रह जाती है और इस तरह के जो आकार उनको मिलता है वो घर्षण के कारण से वो उसे यारदांग जैसे वो तैयार होते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। ये यारदांग कहाँ पर मतलब पाया जाता है मालूम है? मरुस्थल पर। आशिया के महाद्वीप में गोबी मरुस्थल में। मतलब ये जो यारदांग के आपको देखने का मिलेगा तो ये कहाँ पर है? उत्तर चीन के गोबिया में आपको ये देखने के लिए मिलेगा और दक्षिण अमेरिका के अटाकामा में आपको देखने के लिए, मरुस्थल भाग में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? यस सर। हाँ बोलिए। सर क्या होता है? कौन सा बेटा? नाम बोलिए। सर वाहन वाहन। वहन। यस सर। हाँ, वहन क्रिया मालूम नहीं है। वहन मतलब है कैरी,
कैरिंग कैपेसिटी जिसे कहा जाता है कि कोई भी चीज वस्तु की अपनी क्षमता से बहा के लेके जाने वाली क्षमता को क्या कहा जाता है? वहन कहा जाता है। यस समझ सर। में आया? यस सर। ओके बेटा। और कुछ सवाल? नो सर। हाँ ये निक्षेपण सर। हाँ निक्षेपण। निक्षेपण का निक्षेपण निक्षेपण यानी मतलब संचयन होना। निक्षेपण जहाँ मतलब क्या है? संचयन होना। संचय। कोई भी चीज जहां पर हवा अपने क्षमता से जो कणों को बहा के लेके जाती है और जहां पर उसकी गति कम होती है और जहां पर वो स्थिर हो जाते हैं वो कण, तो वहां निक्षेपण होने की क्रिया शुरू हो जाती है। निक्षेपण उसे कहा जाता है। यस सर। ओके। और आगे किसी को सवाल पूछना है? नो सर। आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? सभी यस को सर। यस सर। पवन के कार्य और भूरूप किस तरह के तैयार होते हैं? यस यस। सर। हाँ, आपके पास किताब होगा तो मेरा कुछ एक सवाल का जवाब दे सकते हैं हम? बुक में है सर मेरे पास। जो आकृति 35 पेज पर आपको बताया गया है, जो आकार आपको कलर करने के लिए बोला गया है और कौन से प्रकार के विरूप है उनके नाम लिखने के लिए बोला गया है, तो पहला आकार कौन सा है बता सकते हो? सर बुक नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। नहीं है क्या बेटा? मैं नहीं स्लाइड सर। में आपको दिखा सकता हूँ ऐसे। ये एक बुक के सर दिखाइए। और दूसरा कुछ आपको सवाल होगा तो पहले बता दीजिए। किसी को और शंका है ये पॉइंट के में, नो पॉइंट में नो जो सर। हमने पॉइंट लिया है पवन के कार्य और भूरूप के संदर्भ में? किसी को सवाल होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। नो सर। प्रीति, अंकिता, रितिका, प्रीति बोलो बेटा। माइक म्यूट करके बोल सकती है, ऑन करके बोल सकते हैं, बोलो। हेलो, किसी को सवाल है? नो किसी सर। को ऐसा कुछ सवाल पूछना है इसके संदर्भ में? आंचल शर्मा, यस बेटा बोलो। सर पवन के कार्य सब पूछना था। पवन के कार्य, यस सर। पवन का कार्य क्या है? ये पवन का कार्य ये है कि क्षरण, वहन और निक्षेपण, ये जो बाह्य कारक है, ये तीनों चीजें मैंने आपको उनकी परिभाषा इसलिए पहले ही बताया था कि क्षरण, वहन और निक्षेपण, ये जो तीन क्रिया होती है ये पवन के कार्य है। हाँ? और उससे जो भूरूप तैयार होते हैं वो कार्य से, तो भूक्षेत्र आपको उदाहरण के तौर पर दिया है मैंने, वालुकागिरी है, उर्मी है, चिन्ह है, यारदांग है, ऐसे नाम आपको मैंने चित्र भी दिखाया है। और इस तरह के आकार ये कार्य पवन के कार्य से होते हैं। और बस सर वही पूछना। क्यों सर? हाँ बोलिए बेटा, और किसी को सवाल पूछना है? प्रीति, प्रीति, अंकिता, रितिका, कौन पूछ सकता है? रेस किए हुए हैंड जो रेस कर रहे हैं वो सवाल पूछ सकते हैं।
जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं जरूर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करूंगा। और कौन है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छी से तैयारी करो, और जो पॉइंट आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे, मेरे ये जो है, मुझे नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं सभी जन बच्चे। हाँ, यस सर। सर ऐसा मोबाइल से पढ़ेंगे कि स्कूल में चलो? आपको स्कूल से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये जो स्कूल है ना, ये स्कूल के नंबर पर मेरा नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ, तो आपको वो प्राप्त हो सकता है वैसे। नहीं तो आपके जो टीचर रहेंगे वो टीचरों से आप संपर्क करके जो उन मेरे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं उनके द्वारा। हाँ, नहीं सर, मैं वो नहीं बोलो स्कूल खुलेगा कि नहीं। स्कूल खुलने का अभी तो कुछ ये नहीं है, लेकिन 15 नवंबर के बाद शायद हम स्कूल खुलेगा शायद, क्योंकि अभी तक कैसे गवर्नमेंट ने अभी कोई परमिशन तो मिली नहीं है, वो उसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट इसकी पहल कर रहे है कि स्कूल जल्द से जल्द खुलने की कोशिश करे किया जाए, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उस तरह का ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत आती ही आती है पढ़ाने में। यस सर। और आपको भी सुनने में भी आपको लगता है कि जो प्रभाव रहता है सामने सामने का, वो प्रभाव कम होता है, और इसकी वजह से ये जो पढ़ाई है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है। ठीक है, और किसी को कुछ सवाल रहेंगे तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। नो ना, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट लिया गया था या जो टॉपिक दिया गया था वो टॉपिक अभी खत्म होता है। किसी को कुछ जानकारी या कुछ चाहिए होगा तो आप अपने टीचरों से, ये मेरा संपर्क या स्कूल के नाम से आप संपर्क कर सकते। अभी सभी को थैंक यू मेरी तरफ से, बाय बाय, और मैं ये टॉपिक यहाँ पर खत्म करता हूँ। गुड बाय। ठीक है, ओके सर।